दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है सीरीज हिंदी में चल रही है। यहाँ पे मैं कोशिश करूँ कि हिंदी मीडियम को कुछ आगे सशक्त कर सकूँ। इसके बाद यही सीरीज इंग्लिश में भी आएगी ताकि मैं इंग्लिश मीडियम को भी बहुत अच्छे से जो है समझा सकूँ। अभी हिंदी मीडियम पे हम फ्रेमवर्क कर रहे हैं ताकि हिंदी मीडियम वालों के पास सच में कंटेंट की कमी है। आज भी ऑथेंटिक एक अच्छे कंटेंट की कमी मैं आज भी कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं है, थोड़ा बहुत देखने को हमें मिलता है। अभी तक हम 7 लेक्चर्स यानी कि करीब 65 to 70 वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है बैंकिंग सीरीज, जिसमें हमारा आज जो है थर्ड लेक्चर हमें जो है देखने को मिलेगा। लास्ट के 2 वीडियो में जैसे हमने बेसिक्स को कवर किया, जिसमें प्रतिभूतियां क्या होती हैं, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई का कार्य क्या होता है, इन चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में हमने है समझने की जो कोशिश करी। आज के लेक्चर में आज हम एन जो आपके सामने ये लिखा हुआ है NDTL, ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें तो CRR, यानी कि आज हमारे पास 2 टॉपिक्स को हम अच्छे से देखेंगे, जिसमें NDTL और साथ में CRR, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब होता है, NDTL का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, कि क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि देखिए बुक्स में डिटेल में इतना नहीं समझ आता है, तो इसको मैं अपने एक सिंपलिसिटी के साथ, एक एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि कोई भी अगर बच्चा मेरी लेक्चर्स को देख रहा है तो उसके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा लाउड एंड क्लियर हो, और कोई भी अगर टेस्ट सीरीज में अगर सॉल्व करता है तो उसको कंसेप्ट्स को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बेसिक्स की बात करें, देखो दोस्तों, एंड देखिए कोई भी चाहे आप CRR ले लें, रेपो रेट ले लें, ठीक है, SLR ले लें, कुछ भी ले लें, उससे पहले सबसे पहले हमें NDTL को ही समझना पड़ता है कि आखिर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है क्या। देखो क्वेश्चन में ही आपको आंसर देखने को मिलेगा कि NDTL NDTL यानी कि हमें पता क्या चल गया, नेट, यहां पर क्या आ गया, डिमांड, यहां पे आ गया टाइम, और यहां पे आपका आ गया लायबिलिटी। कुछ वर्ड से नहीं समझ आ रहा, नेट कुछ डिमांड है, कुछ मांग की बात है, टाइम लायबिलिटी कुछ टाइम की भी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ चीज, देखो 2 तरह की चीजें होती है इकोनॉमिक टर्म में समझना, एक होता है एसेट और एक होता है लायबिलिटी। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब जो चीज आपके पास है वो आपकी चीज है। मान लो आपके पास फोन है तो वो आपका है, तो वो आपकी एसेट है। आपका मकान है तो वो आपके पास एसेट है। आपके पास बाइक है, कार है, खेत है, खलियान है, वो सब आपकी एसेट्स होती हैं। लायबिलिटी का मतलब होता है जब आप चीज़ों को देते हैं, मैंने आपको देना है इन फ्यूचर में। मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, और आपने एक किस्त मान लो 10,000 की दे दी, तो 9,90,000 आपकी लायबिलिटी है। यानी कि आपको भी 9,90,000 इन फ्यूचर में आपको देने हैं। तो लायबिलिटी का मतलब ऐसे मतलब मोटा मोटा ऐसे समझो कि जब तुम्हारी हालत खराब हो और तुम्हें पैसे देने हो किसी को, मतलब उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। जब आपको कोई चीज़ चुकानी हो तो उसको हम लायबिलिटी कहते हैं। समझ आएगा कि एसेट क्या होता है, एसेट जो चीज़ आपके पास है, पेन है मेरा है, माइक है मेरा है, तो ये सब मेरी एसेट्स हैं। इसी के जैसे एसेट, इट कुड बी अ सर्विस फॉर्म, इट कुड बी अ फिजिकल फॉर्म, इट कुड बी एनीथिंग, चाहे वो फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, गुड्स और नॉन गुड्स में हो, वो सब चीज़ें एसेट्स में मुझे देखने को मिलती है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर आपका है तो वो भी आपका एसेट है। ऐसी बात, अगर उसकी कोई वैल्यू है तो वो आपका एसेट भी देखने को मिलता है। लायबिलिटी जो चीज़ आपको देनी है, चाहे वो डायरेक्टली देनी हो, स्टॉक मार्केट में देना हो, कहीं भी देना हो, वो लायबिलिटी के तौर पे समझते हैं। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंशिएट क्लियर हुआ। तो यहां पर देखो, कोई भी आरबीआई जब कोई अपने टूल्स को यूज करता है, ठीक है, मतलब कोई भी अगर बैंक अपने टूल्स को, मतलब नॉट आरबीआई, मतलब जब भी कोई बैंक अपने टूल्स को अगर यूज करता है तो उसमें, या फिर आप आरबीआई भी बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो वो एनडीटीएल के बाद पहले समझता है। यानी कि बेसिक डिफरेंसेस पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी बैंक कैश, यानी या कोई भी अगर हम बात करें, एक बेसिक कंसेप्ट है ये कि एनडीटीएल का मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पहले समझते हैं। देखो हमारे पास 2 तरह की चीजें होती हैं लायबिलिटी में। अगर बात करें, देखो हमारा बैंक में पैसा जमा है, ध्यान समझना, मान लो मेरा है, मेरे 1,000 रुपये बैंक में जमा है, लेकिन वो पैसे तो बैंक में जमा है, लेकिन वो पैसे तो मेरे हैं। मैं चाहूँ, मेरे पास ATM कार्ड है, मैं जाके कैश करा सकता हूँ, करा सकता हूँ, नहीं करा सकता भाई, ठीक है भाई, मान लो मेरा 0 बैलेंस अकाउंट है, मैं गया और ATM पे मैंने पिन कोड डाला और मेरा पास 1,000 रुपये आ गए, वो पैसा मेरा है। यानी कि जो आपके डेबिट कार्ड में आपका है वो आपका अपना पैसा है। ध्यान से समझना, मान लो आप एक सैलरी पर्सन हो और आपकी सैलरी मान लो 50,000 है, 50K है, ठीक ठाक सैलरी कमा रहे हो, आपके अकाउंट में अभी इस समय 30K पड़े हुए हैं, 20,000 मान लो खर्च हो गए।
जब आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, आपके डेबिट कार्ड में 30,000 रुपये, आप कभी भी चाहो तो आप ऑन द स्पॉट खर्च कर सकते हो, चाहो तो उसको बचा के रख सकते हो, लेकिन ये आपके अपने हैं। लेकिन अब समझो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, यानी कि बैंक के लिए ये 30,000 रुपये जो आपके हैं क्या हैं, एक तरह से ये बैंक की लायबिलिटी है, यानी कि आपको बैंक वालों ने आपको देने हैं, बैंक वालों को मतलब आपको देने हैं बैंक वालों ने। अब चाहो तो आप कैश कर सकते हो या फिर जैसे भी कर सकते हो, यानी कुल मिलाकर ये हुआ कि लायबिलिटी बैंक की पड़ रही है, समझ आया? यानी कि बैंक वालों को देने हैं, और वट एवर, चाहे वो एक दिन में निकाले, एक साल में निकाले, 1,00,000 साल में, जो भी निकाले, लेकिन बैंक वालों ने देने हैं। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये उनकी लायबिलिटी देखने को हमें मिल रही है। तो इसी के जैसे दोस्तों किसी भी बैंक की दो तरह की लायबिलिटी देखती है। लायबिलिटी वर्ड समझ आया? एक होता है टाइम लायबिलिटी और एक होता है डिमांड लायबिलिटी। तो ये जो कंसेप्ट था डिमांड था, ये टाइम लायबिलिटी नहीं था, क्योंकि बैंक को नहीं पता कब मांग आ जाए, कब इन्फ्लेशन, मतलब कभी भी ऑन द स्पॉट कभी भी कुछ हो सकता है। तो लायबिलिटी भी दो तरह की, एक होता है टाइम की, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें होंगी, लेकिन एक होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी में होता है कि बैंक वालों को भी नहीं पता कब क्या हो जाए, पता चला अभी 1 घंटे में सारा कैश खत्म हो गया, इतनी डिमांड बढ़ गई। एक होता है टाइम की, एक टाइम के अनुसार जाएगा, जैसे अभी समझाएंगे मैं आगे, ध्यान से समझना। तो टाइम लायबिलिटी में एक टाइम के अनुसार बैंक को ग्राहक को पैसे देने होते हैं, एक टाइम जो सीमित हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके हिसाब से जब वो पैसे देते हैं। इसी के जैसे डिमांड लायबिलिटी में देखें तो मांगे जाने पर बैंक को ग्राहक को पैसे देने होते हैं। भाई 30,000 गए, मान लो 10,000 रुपये अपने एटीएम से निकाल लिया, आपने कमांड डाली और निकल गए ऑन द स्पॉट, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन जो प्रोसेस है वो बैंक की तरफ से लायबिलिटी कम भी हो गई कि ठीक है भाई बंदा 10,000 ले गया, 20,000 बचे हैं, और वो कहीं ना कहीं 20,000 भी अभी हमें और लायबिलिटी के तौर पे जो हमें देने जो कुल मिला के हमें पड़ेंगे। समझ आ गया? तो टाइम लायबिलिटी एक टाइम के अनुसार, डिमांड लायबिलिटी पता नहीं कब हो जाए, मांग के अनुसार, जब भी मांगा जाए। तो इसलिए इसको हम बात करें तो दो तरह से ही देखने को हमें जो है कुल मिलाकर मिलता है, जिसमें टाइम लायबिलिटी और हमारी डिमांड लायबिलिटी हमें देखने को मिलती है। डिमांड लायबिलिटी में ऐसे अकाउंट आते हैं जिनको मांगे जाने पर बैंक को अपना दायित्व जो है पूरा करना होता है, यानी कि डिमांड लायबिलिटी ऐसी, यानी कि डीएल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बात करूंगा डीएल, ठीक है। ऐसे अकाउंट होते हैं जिसके अंदर मांगे जाने पर जब बैंक, ठीक है, जब बैंक जो होता है अपना दायित्व पूरा करना होता है, यानी कि वो उसको मना नहीं कर सकता। डेबिट कार्ड मना कर सकता है? नहीं, निकाल लो कहीं और एटीएम से, क्या दिक्कत है? तो उसी के जैसे तो आप ये समझो कि जब पूरा करता है, अर्थात ग्राहक को उसके पैसों जब उसको देने होते हैं। अभी डिमांड लायबिलिटी में कौन से अकाउंट आते हैं? एक आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है भाई? करंट अकाउंट का मतलब ये होता है कि जब कोई बिजनेसमैन, ठीक है, मान लो यार आप ही की है पनवाड़ी की शॉप है आपकी, बहुत बड़ी, सीपी के अंदर, ठीक है, मान के चलो आपको पनवाड़ी का खोखा ही, मैं देखो ताकि आपको इंटरेस्ट लगे, मैं इसलिए एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट, मजा आए सुनने में, मजा, अरे पनवाड़ी की बात हो रही है, गुटखा खैनी कुबेर फुबेर जो भी आप बेच रहे हो, भाई आपकी सेल इतनी तगड़ी हो रही है, आप तो वहाँ के सीपी के एकदम हॉट स्टार बने हुए हो, इतनी आमदनी है कि एक आईएएस क्या कमाएगा जितना तुम कमा रहे हो। तो अब तुम सेविंग अकाउंट में थोड़ा खोलोगे बार बार, भाई आपको भी पैसे का लेन देन करना पड़ता होगा, पार्टी को पैसा देना होता है, गुटके वाले को अलग, इसको अलग, तो उसके लिए क्या आप जाओगे करंट अकाउंट के पास कि भाई मुझे करंट अकाउंट, हालांकि इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठेंगा मिलेगा, क्यों? बैंक वाले खुद बोलते हैं भैया करंट अकाउंट खोलो, सर्विस भी तो ले रहे हो, तो इंटरेस्ट किस चीज़ का? तो एक तरह से करंट अकाउंट, एक तरह से सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम जैसे गरीब लोग, मंथली सैलरी आती है, कुछ थोड़ा बहुत आता है, लाओ भी सेव करते हैं, थोड़ा सा कर, लेकिन उसमें ट्रांजेक्शन लिमिटेड होती है, इसमें ट्रांजेक्शन लिमिटेड होती है, चाहे एक दिन में 50 बार ट्रांजेक्शन करो बैंक में जाके, बैंक वाला मना नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जैसे आप 10 से 12 करोगे, बोले भैया क्या है, कितना दर्द हो रहा है तुम्हें, कहाँ इतना बार बार आ रहे हो, बोलने लगते नहीं लगते। तो सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स की लिमिटेशंस होती हैं, अगर उससे ज़्यादा करोगे तो दे हैव टू चार्ज, यू हैव टू पे, वो भी जो चार्ज लगे, कंसिडरेशन जो चार्ज होता है, जैसे मेरा एक्सिस बैंक में है तो उसमें चार्जेस भी हैव टू पे। तो उसी के जैसे जब सेविंग अकाउंट में भी होता है, एक होता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब कंपनी ने पैसे, मतलब कोई गया, कोई जाके डीडी बनवा लिया, मान लो आप देखते हो ना आज से करीब 5-6 साल पहले जब यूपीआई नहीं आया था, फोन पे जब नहीं था, तो उसमें क्या हुआ था भाई, एसबीआई में 1,000 रुपये जाओ, उसमें फॉर्म भर के आओ, वो डीडी मांगते हैं,
डीडी का मतलब आप गए बैंक में गए, 1,000 रुपए की जगह 1,040 रुपए दिए, उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट बना के दे दिया आपको, आप जाके गए। तो डिमांड ड्राफ्ट, उसको हम डिमांड बोलते हैं कि इस पैसे को कभी भी भुनाया जा सकता है, उस कंपनी के अकाउंट में जाके डाला जाता है और कंपनी से अपने आप जो है डेबिट कर लेगी। तो हमें ये पता चला कि डिमांड लायबिलिटी के अंदर 3 तरह के अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी एक करंट अकाउंट, एक आपका सेविंग अकाउंट और एक आपका डीडी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यानी कि इसको अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करो तो एक को बोलते हैं सी, एक को बोलते हैं एस और एक को बोलते हैं डीडी, या सीएसडी भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीएसडी भी बोल सकते हो। तो आप ऐसे याद रखोगे ना जब सीएसडी, ठीक है भाई, आपका करंट हो गया, सेविंग हो गया, और आपका जो हमारे तरफ से अगर बात करें तो हमें डिमांड भी जो हमें देखने को मिला। तो उसमें CSSD और आपको ये सब चीजें जो होती है तो इसको हम डिमांड लायबिलिटी के अंदर कहते हैं। यानी कि 3 तरह के अकाउंट आते हैं जिसमें हम डिमांड लायबिलिटी के तौर पे जो हम समझने की जो कुल मिलाकर जो अगर बात करें तो हम जो है समझने की जो हम कोशिश यहाँ पर करते हैं, ठीक है। फिर इसी के जैसे एक आता है आपका, ठीक है, एक आपका आता है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी में ऐसे अकाउंट आते हैं जो एक समय के लिए फिक्स होते हैं, यानी कि जिन अकाउंट को जब हम फिक्स करते हैं और उन अकाउंट का जो समय पूरा होने पर ही जो कुल मिलाकर बैंक जो है फिर उसका दायित्व पूरा करता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये फिक्स होते हैं, फिर जैसा जब टाइम फिक्स जब पूरा हो जाता है तो फिर जाके बोलता है लो भी ले जाओ पैसे, लो भी ले जाओ पैसे। तो उस चीज को जो हम टाइम लायबिलिटी के तौर से, डिमांड हम लायबिलिटी समझे, अब हम टाइम लायबिलिटी को हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 4 तरह के अकाउंट आते हैं। एक फिक्स डिपॉजिट, आपके हमारे माँ बाप कभी एफडी कराते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है भाई 2 साल के बाद 8 साल के बाद डबल मिल जाएगा, तो उसको हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं। एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है, किस्तों में दे देना, ठीक है भाई, जैसे कि हम जैसे गरीब लोग, ठीक है यार हमें 10 साल का इतना पैसा मिल जाएगा, हम धीरे धीरे इसको 2-2 हज़ार रुपये करके या 3-3 हज़ार रुपये करके महीने के हिसाब से जब आप रिकरिंग के तौर पे जब हम डालते हैं, इंस्टॉलमेंट के तौर पे, यानी कि इसको ऐसे समझो कि जब हम इसको इंस्टॉलमेंट के तौर पे जब हम चीज़ों को डालते हैं। फिर एक कैश सर्टिफिकेट होता है भाई, कैश सर्टिफिकेट बैंक के थ्रू होती हैं चीज़ें भाई। एक स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स भी होते हैं भाई, मान लो उसमें पैसा कट रहा है, ये सारी चीज़ें, तो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होता है। तो ये कुछ ऐसे फंडे हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइम जब पूरा होता है तो फिर इनकी जो मांग क्रिएट होती है और फिर उसको जो है बैंक वालों को जो है देना जो है, कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो है देना जो है यहाँ पे पड़ता है। तो हमें इन शॉर्ट ये पता चला कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में एक निश्चित समय में एक बैंक ही डिमांड और टाइम लायबिलिटी कितनी है उसे एनडीटी से पता चलता है। यानी कि जब एक निश्चित समय आ जाए, मान लो भी अगर एक बैंक को अपना ये निकालना है भाई मुझे कितना CRR रखना है, कितना कैश वो मतलब SLR रखना है, तो उसके लिए वो फिर इसको करने से पहले वो NDTL के पीछे भागता है कि इसको पता तो चले कि कितना पैसा ऑन द स्पॉट बैंक के अंदर, जब भी तो SLR CRR के पीछे भागेगा। तो इसलिए वो अगर मान लो क्या पता भाई CRR में है लेकिन बैंक के पास पैसा नहीं, तो फिर वो RBI से उधार लेगा। समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में आप समझ रहे हो ना मजाक कर रहा था। तो एक निश्चित समय में एक बैंक की जब डिमांड और टाइम की लायबिलिटी कितनी है उसे एनडीटीएल से पता किया जाता है। और एनडीटीएल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एनडीटीएल भी सारे रेशो जो है निकाले जाते हैं, यानी कि ये एक आधार है, ये एक आधार है। और जो इस आधार के ऊपर अगर हम बात करें तो इस तरह से इसके जो है कुल मिलाकर जो है रेशियो जो हमें देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मान लो आज 1 अगस्त 2022 है, वैसे आज 2 अगस्त है, ठीक है। एक दिन में बैंक को 100 करोड़ जमा हुए और करीब 30 करोड़ रुपए निकाले गए। एक दिन में एक बैंक में मान लो 100 करोड़ रुपए जमा हुए और साथ में जो है अगर बोले तो कहीं ना कहीं जो देखें तो 30 करोड़ रुपए जो है निकाले गए, ठीक। तो एनडीटीएल जो होगा उस समय बैंक का ऑन द स्पॉट जो एनडीटीएल होगा वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं भाई 100 में से 30 गए 70, यानी कि उस समय एट अ टाइम बैंक के पास जो पैसा है वो कहीं ना कहीं 70 करोड़ है। यानी कि 70, यानी कि भाई 100 करोड़ रुपए जमा किए, 30 करोड़ रुपए निकाल लिए, तो वो कहीं ना कहीं अगर बोले तो 70 करोड़ के हिसाब से जो हमें देखने को मिल रहा है। देखो दोस्तों, अगर एनडीटीएल ना हो तो गवर्नमेंट अपना एक एक्सपेक्टेशन, यानी कि अगर बातें जो बैंक्स होते हैं वो अपना एक्सपेक्टेशन नहीं निकाल सकती कि उनको कितना एसएलआर रखना पड़ेगा, कितना सीआरआर, पैसा है नहीं है बैंक के पास, अगर कम पड़ गया, मान लो सीआरआर में मान लो 4% डालना है, 1% बैंक के पास पड़ा है, तो वो क्या करेगा फिर?
3% आरबीआई सुधार लेगा कि नहीं, इसको भाई अपना मैंडेटरी है जो इसको फॉलो, जो कुल मिलाकर जिसको फॉलो करना है। तो इसलिए एनडीटीएल की जो सबसे ज़्यादा जो है हमें जो है कुल मिलाकर अगर बोलें तो हमें ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा हमें जो है देखने को मिलती है।